हेलो प्रिय शिष्यों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी क्वाइट वेल। थोड़ा इधर हमारे वीडियोस स्लो चल रहे थे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। पुनः मैं इसमें एक पावर, एक शक्ति को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके पूर्व में मैंने जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का फर्स्ट जो पार्ट था, पार्ट ऑफ हिस्ट्री, उसको मैंने कवर कर लिया है। तो कक्षा 12 का जो विस्टास है सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें थर्ड लेसन आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है। तो इसके सेकेंड पार्ट जो ह्यूमन इंपैक्ट है, उसको आज हम कवर करेंगे। तो ह्यूमन इंपैक्ट का क्या प्रभाव है हमारे इस इन्वायरमेंट पर, इस हमारे अर्थ पर, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 ईयर्स। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, जो मानवीय सभ्यता है, वो हैज बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 ईयर्स। तो ह्यूमन पॉपुलेशन को यहां पे बताया जा रहा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, जो मानवीय सभ्यता है, हैज बीन अराउंड करीब करीब फॉर अ paltry 12,000 ईयर्स। ये 12,000 वर्ष हुए ह्यूमन पॉपुलेशन को यहां इस धरती पर आए हुए। तो 12,000 वर्ष में इंसान ने धरती पर उथल पुथल मचा दिया है। जहां पृथ्वी का इतिहास लाखों करोड़ों वर्ष है, जैसे गोंडवाना का बताया गया 65 करोड़ वर्ष, और 50 करोड़ वर्ष तक गोंडवाना जिंदा रहा। तो इस इतिहास के आगे अगर देखेंगे तो इंसान को मात्र आए हुए 12,000 वर्ष है। और इस 12,000 वर्ष में चाहे जितने भी महाद्वीप हैं, सब पर इंसान ने अपना राज शुरू कर दिया है। और उस राज का फल क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारा अर्थ, सब कुछ डिक्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं। सब अपनी शक्ति को खोते चले जा रहे हैं। हमारी धरती भी शक्ति खो रही है, हमारा इन्वायरमेंट भी शक्ति खो रहा है। तो जीने लायक दुनिया नहीं रह गई है। ऐसे हालात उत्पन्न कर दिया इंसान ने मात्र 12,000 वर्षों में। उसी चीज को तिसानी दोषी समझाने की कोशिश कर रही हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ paltry 12,000 ईयर्स। तो 12,000 हुआ है वर्ष इंसान को धरती पर आए हुए। अगर इसको जियोलॉजिकल क्लॉक में देखने की कोशिश करोगे आप, तो बेयरली, मुश्किल से, बेयरली का मतलब मुश्किल से, स्कॉर्सली, हार्डली अ फ्यू सेकेंड ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। तो भौगोलिक जियोलॉजिकल क्लॉक पे देखने की कोशिश करोगे तो मात्र सेकेंड के बराबर ये 12,000 वर्ष लगेंगे। तो जहां पर आप एक घड़ी के माध्यम से समझने की कोशिश करो, मान लीजिए 1 घंटा, इसमें 60 मिनट होते हैं आपके पास। 1 मिनट, इसमें 60 सेकेंड होते हैं आपके पास। इस 100 सेकेंड में से मात्र 1 सेकेंड ये आपका है। यही 1 सेकेंड को आप समझ लीजिए कि 12,000 वर्ष है। तो यहां से धरती का एक तरीके से उदय हुआ, और आप सेकेंड के बराबर, 12,000 वर्ष आपका सेकेंड के बराबर है। इतने वर्ष में इंसान ने इस पूरे भौगोलिक एनवायरमेंट को तहस नहस कर दिया है। तो बेयरली, मुश्किल से, फ्यू सेकेंड ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। इस थोड़े से संक्षिप्त समय में, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेजेस, टाउन, सिटीज, मेगा सिटी। तो वी हैव मैनेज टू क्रिएट, हमने उत्पन्न कर दिया है, क्वाइट, बिल्कुल रकस उत्पन्न कर दिया है। रकस इज ए डिस्टर्बेंस। कहां डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर दिया? इस अर्थ पे। तो डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर दिया है, और इचिंग किया है हमने, इचिंग किया है हमने, छोड़ा है, एक तरह से ड्रॉ किया है, एक तरह से किसी चीज की निशान छोड़ देना। तो इचिंग हमने छोड़ा है, हमने ड्रॉ किया है। और डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व हमने जमा दिया है ओवर नेचर के ऊपर। आज इंसान कहां से कहां जा रहा है, धरती से चंद्रमा पर जाने की कोशिश कर रहा है, और कर भी रहा, पहुंचा भी है।
तो ये जो धरती से लेकर के आकाश तक इंसान अपना डोमिनेंस जमाने की कोशिश कर रहा है, इसका प्रभाव हमारे अर्थ पर और हमारे नेचर पे जा रहा है। तो इचिंग छोड़ा है, ड्रॉ किया है और डोमिनेंस अपना प्रभाव ओवर नेचर के ऊपर क्या करके, क्या किया है इंसान ने, कैसे प्रभाव छोड़ा है? विद आवर विलेजेस बना करके अपने गांव को बनाया है इंसान ने, टाउन्स को बनाया है, कस्बे को बनाया है, सिटीज को बनाया है, शहर को बनाया है, मेगा सिटीज और महाशहर को बनाया है, महानगर को बनाया है। तो इन सब चीजों को बना करके इंसान ने अपना डोमिनेंस, अपना प्रोमिनेंस इस नेचर, इस अर्थ पर छोड़ा। तो डोमिनेंस कहने का मतलब इंसान इस धरती पर आने के बाद तमाम कहता है यहां तक मेरी प्रॉपर्टी है, यहां तक मेरा बाग है, यहां तक मेरा खेत है। तो ये सब चीजें इसको डोमिनेंस है, अपना राज जो चला रहा है इंसान, लेकिन उसमें वो अंधा हो चुका है कि हम खो क्या रहे हैं। हम जीने की शक्ति खो रहे हैं, अपना जो जल की क्षमता है उसको खो रहे हैं, खनिज पदार्थ की क्षमता को खो रहे हैं। दिन पर दिन स्थितियां बैड से बैड होती जा रही हैं। द रैपिड, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है और भी देखिए। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पाइसेस फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। और इंसान ने क्या किया, इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की क्या है, द रैपिड, तेजी से इंक्रीज, बढ़ती हुई ऑफ ह्यूमन, मानवीय पॉपुलेशन हैज लेफ्ट, मैंने छोड़ा है, अस, हम लोगों के बीच बैटलिंग शुरू कर दिया। हम युद्ध छेड़ रखे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, वी आर स्ट्रगलिंग ईच अदर, वन एंड द, फाइटिंग कर रहे हैं हम। क्यों? विद अदर स्पाइसेस, दूसरी प्रजातियों के साथ, चाहे वो अन्य जीव जंतु हैं, उनके खिलाफ हमने बैटलिंग शुरू कर दिया है। एक एग्जाम्पल के रूप ले लीजिए, मछली, कॉक, गोट, हम इसको खाने के लिए अंधाधुंध बैटलिंग कर रहे हैं। तो इंसान कुल मिला जुला करके यहां आकर के अपना राज अन्य जीव जंतुओं पे शुरू कर दिया। और फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे संसाधन रिसोर्सेज हैं, हमारे जो सॉरी फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे जो संसाधन है वो लिमिटेड है। पानी भी लिमिटेड है, पेट्रोल भी लिमिटेड है, डीजल भी लिमिटेड है, मिल्क भी लिमिटेड है। तो सब कुछ हमारे यहाँ लिमिटेड है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन लिमिटेड नहीं हो रहा है, इट इज अनलिमिटेड। तो जब हमारा पॉपुलेशन अनलिमिटेड हो रहा है तो हम हमारी धरती पर जो भी चीजें अवेलेबल हैं हम उसके बीच संघर्ष शुरू कर दिए। अगर 100 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था है तो वहां लाखों लोग पहुंच रहे हैं। तो ये संघर्ष है, एक दूसरे के बीच युद्ध शुरू हो गया, एक दूसरे के बीच तो हो ही रहा है। हम नेचर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिए हैं, हम धरती के खिलाफ युद्ध छेड़ दिए, हम पानी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिए, हम तेल के खिलाफ युद्ध छोड़ दिए। तो इसी चीज को ह्यूमन पॉपुलेशन प्रभावित कर रहा है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world। और अनमिटिगेटेड, तो अनमिटिगेटेड का मतलब होता है रिलेंटलेस, कंटिन्यूअस, सीजलेस, लगातार अनमिटिगेटेड बर्निंग, जला रहे हो आप फोसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। ये जीवाश्म क्या है? लाखों करोड़ों वर्ष पहले तमाम एक्टिविटी हुई इस नेचर के अंदर, और उस एक्टिविटी की वजह से इस हमारे धरती के नीचे तमाम जीव जंतु दब गए। तो उनके शरीर का जो तेल था, जो ब्लड था, जो हड्डियां थी, उससे रिसाव करके कहीं ना कहीं वो कलेक्ट होते गए और वही तेल का भंडार बना। तो इसीलिए उनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि जीव जंतुओं के शरीर से वो निकला आया। तो ये जो हम खनिज पदार्थ को बर्निंग कर रहे हैं, जला रहे हैं, चाहे वो आप बाइक में इस्तेमाल कर रहे हो, 4 व्हीलर में इस्तेमाल कर रहे हो, या अन्य जगह इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये एक तरह से आप बर्निंग कर रहे हो। तो इससे हो क्या रहा है, नाउ क्रिएटेड, आपने एक तरह से निर्मित कर दिया है, ये ब्लैंकेट, एक आवरण बन गया है आप कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण, एक कवर हो गया है हमारे नेचर के ऊपर, हमारे वायुमंडल में।
अराउंड द वर्ल्ड, और सिर्फ पूरी दुनिया में एक आवरण बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो आवरण बन रहा है हमारे आपकी वजह से बन रहा, ड्यू टू ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से बढ़ रहा। तो वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स ब्लाइंडली। तो ओवर पॉपुलेशन इस धरती के लिए बहुत ही बैड इफेक्ट छोड़ रहा है। विशेष ये जो अब आवरण बन रहा है, जिसे कहते हैं कि हमारा ओजोन परत भी कमजोर पड़ रहा है। क्यों? हमारी जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं इसका जो प्रभाव उस पर जा रहा है तो उसको कमजोर बना रहा है। विशेष स्लोली ये आवरण जो बन रहा है इसको इसकी तरफ संकेत है विशेष स्लोली, जो धीरे धीरे तो है बट श्योरली, लेकिन निश्चित रूप से इंक्रीजिंग माने बढ़ रहा है द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। तो ये मान लीजिए कि हमारी एक्टिविटी से ये जो ग्लोबल टेम्परेचर भले ही स्लोली बढ़ रहा है बट श्योरली बढ़ रहा है। अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउथ पोल में जो हमारा अंटार्कटिका पड़ा है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का, और जो स्नो वहां पे है, जो बर्फ है वो पिघलेगा, और पिघलेगा तो दुनिया डूबेगी। दिस इज श्योर। नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। आज के समय का सबसे मेन टॉपिक क्या है, मेन डिबेट क्या है, मेन कंटेस्ट क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो द क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु का चेंज है, वातावरण, इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड, बहुत ही हॉटली, बहुत ही ज्वलंत कंटेस्टेड एक मुद्दा बना है इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। और आज के समय का इन्वायरमेंटल डिबेट बन गया है। आज के समय का कहा जाता है कि एक इन्वायरमेंटल बहस बन चुका है। तो इसका मतलब है कि आज सबसे बड़ा मुद्दा है इन्वायरमेंटल डिबेट। और ये इन्वायरमेंटल जो डिबेट है, जो इन्वायरमेंटल आपका डिबेट, जो बहस मुद्दा है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली, बहुत ही ज्वलंत कंटेस्टेड मुद्दा है अपॉन इन्वायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। आज के समय का सबसे ज्वलंत बहस बन चुका है। तो हमें वी शुड बी अलर्ट, वी शुड बी कॉशियस। अपने इन्वायरमेंट के प्रति हमें जागरूक बनना पड़ेगा, अदरवाइज ये अर्थ का जीवन बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी अगर आपका ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी? तो यहाँ प्रश्न उठता है, व्हाट इज द क्वेश्चन? यहाँ प्रश्न है, विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट इंटायरली? ये प्रश्न है कि क्या ये जो वेस्ट अंटार्कटिका है, जो पश्चिमी अंटार्कटिका है, जो आइस शीट उसका है, जो बर्फ की चादर है, वो मेल्ट माने पिघल जाएगी इंटायरली, पूर्ण रूप से? हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ रही है तो अंटार्कटिका में जो बर्फ का है वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करेंट बी डिसरप्टेड? और फिर प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रश्न है यहां पर आपका, विल द गल्फ स्ट्रीम, क्या जो गल्फ स्ट्रीम है, जो ओशन है, जो सागर है, वो करंट, जो धाराएं हैं, बी डिसरप्टेड, क्या वो ब्रोकन हो जाएंगी? क्या वो टूट जाएंगी? तो कहने का मतलब यहां पर आपका सवाल है कि ये जो हमारा गल्फ स्ट्रीम करंट है, ये जो गल्फ स्ट्रीम जो बताया गया यहाँ पे ओशन करंट है, वो विघटित हो जाएगा, वो विचलित हो जाएगा और टूट जाएगा। क्या ऐसा होगा? तो इस गल्फ स्ट्रीम के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और नेक्स्ट क्या है, विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या ये धरती जो है, एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या दुनिया का अंत हो जाएगा
एज वी नो इट, जैसा हम इस चीज को जानते हैं, हम जानते हैं फ्यूचर बहुत बेटर नहीं है। मे भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ये वेस्ट अंटार्कटिका की सीट है, हो सकता है पिघल सकता है, गल्फ स्ट्रीम हो सकता है कि डिसरप्टेड हो जाए, हो सकता है कि दुनिया का अंत हो जाए, मे बी नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन सवाल है जहां पर आइदर वे, दूसरी तरफ से आप देखेंगे अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। और ये जो आज का मुद्दा है, उस मुद्दा में सबसे प्रबल मुद्दा अंटार्कटिका का है। यू शुड अंडरस्टैंड। तो अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट तत्व है इन दिस डिबेट का। तो ये जो बहस है क्लाइमेट चेंज का, उसमें सबसे बड़ा क्रूशियल एलिमेंट अंटार्कटिका है। क्योंकि अंटार्कटिका वो जगह है जहां से सारे महाद्वीप आए हैं। ये मैं फर्स्ट पार्ट में आपको समझा चुका। तो अंटार्कटिका वहीं रह गया, पूरा आइस शीट है वो। अगर वो पिघलेगा तो सी लेवल बढ़ेगा, और जब सी लेवल बढ़ेगा तो बाढ़ आएंगे। तो अक्सर जो समुद्र के किनारे बसे शहर हैं, उनका विनाश सबसे पहले होगा, एज लाइक मुंबई। तो नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, केवल इस वजह से महत्वपूर्ण नहीं है अंटार्कटिका। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में केवल यही एक स्थान है, बताया गया, विच हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहता। कहां? अंटार्कटिका में। बाकी जगह तो इंसान अपना डोमिनेंस जमा लिया, लेकिन अंटार्कटिका वो जगह है विच हैज नेवर, जहां कभी नहीं सस्टेन्ड, जीवित रही, यहां पर कभी नहीं बताया गया, यहां पर आपका कभी भी सस्टेन्ड नहीं रहा ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन को वहां कोई सपोर्ट नहीं अंटार्कटिका में, वाइट एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है ह्यूमन बीइंग के रहने लायक। तो इस चीज के लिए बताया गया कि विच हैज नेवर सस्टेन्ड, जहां कभी जीवित नहीं रही है ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव की बात की जा रही है सिर्फ, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट। और इसी वजह से देखा जाएगा, तो अगर जहां कहा जाता है कि जहां ह्यूमन है ना, जहां मानव है ना, प्रदूषण वही है। जहां इंसान नहीं वहां प्रदूषण नहीं है, देयर इज नो पोल्यूशन। जहां इंसान नहीं है, तो अंटार्कटिका में इंसान नहीं है, वहां पोल्यूशन नहीं है, वहां करप्शन नहीं है, ये समझ लीजिए। तो विच हैज नेवर सस्टेन्ड, जहां कभी जीवित नहीं रही है ह्यूमन माने मानवीय पॉपुलेशन, एंड देयरफॉर, इसीलिए रिमेन्स माने पड़ी है, रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो हमारा अंटार्कटिका क्या बताया गया, प्रिस्टीन पड़ी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। प्रिस्टीन का मतलब बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, पायस, सेक्रेड, होली। पॉपुलेशन वहां नहीं है, ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, तो वहां पोल्यूशन नहीं है। और एक बात ध्यान रखिए, बट मोर इंपॉर्टेंटली, तो केवल इस वजह से क्यों ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं, इस वजह से महत्वपूर्ण है। अब आगे समझने की कोशिश करें, बट मोर इंपॉर्टेंटली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, बिकॉज यहां समझने वाली बात है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। क्या? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बिकॉज इट होल्ड्स, इट किसको रिफर किया अंटार्कटिका, इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर, जो अंटार्कटिका का आइस कोर है, जो बर्फ का जो सेंट्रल पार्ट है, उस सेंट्रल पार्ट के नीचे ये आइस कोर, ये जो सेंट्रल पार्ट है, इसकी तरफ आपको ध्यान दिया गया है। ये जो सेंट्रल पार्ट आपका है आइस का, इसमें, इस सेंट्रल पार्ट ऑफ आइस में, जिसको आइस कोर कहा जा रहा है, क्या है इसमें ये है, क्या है,
इसमें आपका मिलेगा 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट लेयर ऑफ आइस। तो इसमें आपका क्या मिलेगा 500,000 ईयर्स, 500,000 बराबर समझ रहे हैं 5 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 500,000 बराबर 5 लाख। तो 5 लाख ईयर्स का ओल्ड कार्बन मिलेगा वहां पर। तो वहां पर 5 लाख वर्ष का कार्बन वहां ट्रैप है, कैद है, बंद है। क्यों? क्योंकि उस समय जीव जंतु जो थे वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे, वो भी हमारे वातावरण में जाता था। हम आज कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उस जीव जंतुओं के द्वारा छोड़ा गया वो भी वहां के बर्फ के परत के अंदर दबे हुए हैं। अगर वहां रिसर्च किया जाए तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले किस तरह के कार्बन हुआ करते थे इसका राज खुल जाएगा। तो अंटार्कटिका के अंदर बहुत कुछ दबा है, बहुत कुछ नॉलेज है। तो उसी बात को समझाने की कोशिश किया यहाँ पे, बिकॉज इट होल्ड, तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है अंटार्कटिका कि इसके बर्फ के अंदर 5 लाख वर्ष के कार्बन दबे हैं। रिसर्च करेंगे तो मिलेगा। इन इट्स, अब वैज्ञानिकों के ऊपर है ये सब, इन इट्स आइस कोर 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स है का रिकॉर्ड आंकड़ा ट्रैप्ड माने बंद है, कैद है, इम्प्रिजन्ड है इसी बर्फ के नीचे। इन इट्स लेयर, लेयर माने परत ऑफ आइस, तो वहां की बर्फ के परत के अंदर 5 लाख वर्ष के पुराने कार्बन कैद है, जिसको ट्रैप्ड कहा गया। ट्रैप्ड माने कैद, बंद, इम्प्रिजन। इफ वी वांट टू स्टडी, अगर हम ह्यूमन बीइंग, अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, एंड एग्जामिन करना चाहते हैं, निरीक्षण करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एग्जामिन द अर्थ, इस अर्थ के पास्ट को अगर हम जानना चाहते हैं, प्रेजेंट को अगर जानना चाहते हैं, एंड फ्यूचर को जानना चाहते हैं, तो इस धरती के अतीत, वर्तमान, भविष्य को अगर जानना चाहते हो तो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। अंटार्कटिका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, वहां जाओ। तो अंटार्कटिका पूरी दुनिया का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैद करके रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आज का अंटार्कटिका। इसलिए कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा अंटार्कटिका को पिघलने में। ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत बेहतर नहीं होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, एक प्रोग्राम यहाँ पे है, स्टूडेंट ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद ऑन सोक्लास्की एम्स टू डू एग्जैक्टली बाय दिस बाय taking high school students to the end of the world and providing them with the inspiring educational opportunity which will help them foster a new understanding and respect for our planet. यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है इस पैराग्राफ से। स्टूडेंट्स ऑन आइस ये प्रोग्राम का नाम है। ये वो प्रोग्राम है जो लोगों को अंटार्कटिका में ले जाता है, एक विजिट कराता है। तो स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम, जिसमें कह रही है सोक्लास्की, आई वाज वर्किंग, मैं कार्य कर रही हूं, विद ऑन द सोक्लास्की, उस सोक्लास्की पे तो काम कर रही हैं। और ये स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम चल रहा है, जिस पर कार्य चल रहा है, उसका एम क्या है? तो स्टूडेंट्स ऑन आइस का एम, जो उद्देश्य है, टू डू करो एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट। क्या करना है आपको? स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जो चल रहा है उसके तहत हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ले जाना है, टेकिंग, ले जाना है हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड पे ले जाना है, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के छोर पर, और दुनिया का छोर का नाम है दैट इज अंटार्कटिका। तो ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम को याद रखिए, इस पर जो भी कार्य चल रहा है इसका मेन मकसद है यहाँ पर कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को वहां ले जाना, उनको विजिट कराना और उनको वो ज्ञान देना जो आने वाली पीढ़ी के लिए लाभप्रद होगा, दैट इज सो यूजफुल एंड बेनिफिशियल। तो एंड ऑफ द वर्ल्ड पे ले जाएंगे एंड प्रोवाइडिंग देम, उनको प्रोवाइड कराना है, हमें प्रदान कराना है, हमें गिफ्ट करना है, देना है, विद इंस्पायरिंग देना है, प्रेरणादायक चीजें,
जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उनको देना है, शैक्षिक अवसर। तो हमको प्रेरित करते हुए उनको शैक्षिक अवसर देना है हाई स्कूल के विद्यार्थियों को, विच विल हेल्प देम, जो उन बच्चों की हेल्प करेगा फॉस्टर करने में। तो फॉस्टर क्या है? एक तरह से डेवलप करना, एक तरह से इंकरेज करना उनको। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, क्या करेगा? इनकरेज हाई स्कूल स्टूडेंट्स। तो हाई स्कूल के विद्यार्थियों को वहां ले जाना है, और ये ले जाना वहां पर क्या हेल्प करेगा? उनकी बच्चों को इनकरेज करेगा। क्यों करेगा? कि हम उन्हें नॉलेज देंगे बच्चों को अंटार्कटिका के बारे में, दुनिया के बारे में, और फॉस्टर इनकरेज करेंगे, डेवलप होगा, ये न्यू अंडरस्टैंडिंग आएगी उन बच्चों के अंदर, एक नई समझ, एक नई चेतना, ए न्यू अवेयरनेस टू आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह के प्रति, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट। तब जाके बच्चे, यानी वाली पीढ़ी, हमारे इस ग्रह के लिए, जो अनोखी ग्रह है, यूनिक, इस ग्रह के लिए रिस्पेक्ट उनके अंदर आएगा, एक आदर आएगा, सम्मान आएगा। जिस धरती पर हम जी रहे हैं, अगर उसका रिस्पेक्ट ना करें, उसका आदर ना करें, तो शायद एक प्लैनेट भी हमारा आदर नहीं करेगा। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। तो अपने दिमाग को केंद्रित करिए, बातों को समझने की कोशिश करिए। जितना दिमाग इधर से उधर करेंगे, ये कोई मजाक वाला लेसन नहीं है, ये बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग का लेसन है। तो रिस्पेक्ट करेंगे फॉर आवर प्लैनेट के प्रति बच्चे, जब नई न्यू अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आएगी, तो हमारे ग्रह के प्रति उनकी समझ बढ़ेगी, और इस ग्रह का आदर करेंगे वो, जिंदा रखने के लिए इस ग्रह को। इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। और ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ये जो मिशन चल रहा है, ये 6 years से चल रहा है। क्या? इट हैज बीन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। और ये जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, इसको बता रही है तिसानी दोषी, स्टार्टेड 6 years हो गए, और इसको हेडेड, इसको चलाया गया, हेडेड किया गया, इसको लीड किया गया, जिसको हेडेड किया गया बाय कैनेडियन जेफ ग्रीन। तो ये नाम याद रखिएगा, कैनेडियन थे जेफ ग्रीन साहब, इनकी अगुवाई में स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम को संचालित किया गया, हेडेड किया गया, लीड किया गया। अब हु गॉट टायर्ड, बल्कि शुरुआत में बताया गया कि ये ग्रीन साहब जो कैनेडियन थे, एक तरह से कहा जाता है कि जनक हैं स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के, फाउंडर हैं। ये शुरू में विद्यार्थियों को नहीं लेके जाते थे, ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को लेके जाते थे, किसको लेके जाते थे, लेकिन ले जाते उनको थक गए। क्यों थक गए? क्योंकि जितनी ऊर्जा इन बच्चों के अंदर है ना, शायद उतनी ऊर्जा उनके अंदर नहीं थी, इसलिए वो कार्य उतना नहीं कर पाए जितना बच्चे किए। तो यहाँ पे सवाल है, हु, यानी जो ये कैनेडियन साहब थे, हु गॉट टायर्ड, थक गए आप कार्टिंग माने ले जा करके सेलिब्रिटीज को, जो सेलिब्रिटीज बड़ी बड़ी हस्तियां हैं भाई, उन हस्तियों को, एंड रिटायर्ड, और जो अवकाश प्राप्त हैं, और जो रिच लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, और जो क्यूरियोसिटी सीकर्स हैं, जो बहुत ही उत्सुक सीकर्स हैं, जानने वाले हैं, उनको। तो यहां बता रहे हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग, जो थक गए आप कार्टिंग माने ले जाकर के, सेलिब्रिटीज को ले जाकर के थक गए, एंड रिटायर्ड लोगों को ले जाके थक गए, रिच लोगों को ले जाके थक गए, आप क्यूरियोसिटी सीकर्स को ले जाके थक गए। क्यूरियोसिटी जो बहुत उत्सुक होते हैं उनको, हु कुड ओनली गिव बैक, लेकिन जब वो लोग गए वहां पर, ये बड़े बड़े लोग अंटार्कटिका में, वहां से गिव बैक हुए, वापस आए, रिटर्न हुए, तो इन्हें लिमिटेड वे में हो गए, सीमित हो गए। क्योंकि भाई पुराने लोग जाएंगे तो उनके अंदर इतनी ऊर्जा है नहीं कि वहां जाएंगे, देखेंगे, आएंगे तो यहाँ लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे, बताएंगे, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। तो यानी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को ले जाने का जो एक उनका मकसद था, जेफ ग्रीन साहब का, जो कैनेडियन थे, उनका मकसद पूरा नहीं हुआ। तब जाकर के हार करके वो नए बच्चों को लेके गए, हाई स्कूल विद्यार्थियों को, जिन्होंने बेहतर रिजल्ट दिए, आकर के उन्होंने काम किया। और ये लोग तो आए तो सोए, क्यों? क्योंकि इनके अंदर इतनी ऊर्जा तो है नहीं कि वो काम करेंगे।
विद स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है ही ऑफर्स, इसके तहत वो ऑफर्स करते हैं, प्रदान करते हैं द फ्यूचर जनरेशन को, जो भविष्य की हमारी पीढ़ी है, ऑफ पॉलिसी मेकर, ये हमारे पॉलिसी मेकर हैं, ये हमारी नीतियों को बनाने वाले हैं, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्सॉर्ब लर्न एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि ही ऑफर, ये प्रदान करते हैं द फ्यूचर जनरेशन को, जो भविष्य की पीढ़ी है, पॉलिसी मेकर, ये हमारी नीतियों को बनाने वाले हैं बच्चे, ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जो है यानी जीवन को चेंजिंग करने वाला अनुभव, एट एन एज, उस उम्र में, व्हेन दे आर रेडी टू एब्सॉर्ब, क्योंकि बच्चे बिल्कुल रेडी रहते हैं एब्सॉर्ब करने को, क्योंकि इनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत तेज होती है। तो किसी भी अंटार्कटिका में बच्चे गए, वहां के नॉलेज को एब्सॉर्ब करना, खींचना, संग्रहित करना, शौक लेना, एक तरीके से नॉलेज को एब्सॉर्ब कर लेना। तो यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी चीज को समझने के लिए जो क्यूरियोसिटी सीकर्स होते हैं, जिनके अंदर कौतूहल हो, तो हाई स्कूल के बच्चे ऐसे ही हैं, सेलिब्रिटीज की अपेक्षा ये ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। तो ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्सॉर्ब, तो एब्सॉर्ब करते हैं नॉलेज को, लर्न करते हैं, सीखते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जेफ ग्रीन साहब का सपना था कि बच्चे एक्ट करते हैं। तो बच्चे अंटार्कटिका में गए, तिशानी दोषी बता रही हैं कि गए बच्चे, वहां से वापस आए तो वहां की जो नॉलेज को उन्होंने सीखा, यहाँ के लोगों में बांटा। आज जबकि बड़ी बड़ी हस्तियां नहीं, ये तो सोते थे, आराम करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द रीजन द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का जो रीजन है, हैज बीन सो सक्सेसफुल, ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, सेलिब्रिटीज की वजह से नहीं हुआ। दिस इज सक्सेसफुल ड्यू टू चिल्ड्रेन, बच्चों की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक्ट किया। तो ये समझाया जा रहा है कि द रीजन, मैंने जो कारण है, द प्रोग्राम हैज बीन रहा सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर। और ये बड़ी असंभव बात है कि गो एनीवेयर, कहीं जाइए नियर द साउथ पोल के, दक्षिणी ध्रुव के, साउथ पोल मतलब साउथ माने दक्षिणी, पोल माने ध्रुव, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, और इससे प्रभावित ना होइए, ऐसा नहीं हो सकता। अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है, बहुत ही पायस, बहुत ही होली प्लेस है, वहां जाने के बाद इंसान प्रभावित होता है, क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन नहीं है, वहां पे बिल्डिंग भवन नहीं है, बहुत ही पीस, बहुत ही कॉम, बहुत ही साइलेंट एटमॉस्फेयर है वहां का। तो वहां जाने के बाद ऐसा नहीं कि आप प्रभावित ना होइए, बिल्कुल प्रभावित होते हैं। इट इज इजी टू बी ब्लेस्ड, ये बड़ा आसान है टू बी ब्लेस्ड होना, खुश होना, आनंदित होना, हैप्पी होना। अबाउट आवर पोलर आइस कैप, जो हमारे ध्रुव का एक आइस कैप है, जो बर्फ की टोपी है, क्योंकि बर्फ ही वहां छाया हुआ है, उसको वो मेल्टिंग करते हुए अगर आप देखोगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको, ब्लेस हो जाओगे। लेकिन ये आम बात है, इसलिए कहा इट इज इजी, बड़ा आसान है टू बी ब्लेस्ड, हैप्पी होना। अबाउट पोलर आइस कैप, ये जो बर्फ का कैप है, ये मेल्टिंग करेगा, मेल्टिंग में पिघलना। अब कहाँ देखोगे आप, वाइल सिटिंग, बैठ करके इन कंफर्ट जोन में, ये जो कंफर्ट आपका जोन है, ये जो कंफर्ट आपका बहुत ही आरामदायक जो क्षेत्र है, वहां बैठ के आप देखोगे पिघलते हुए कंफर्ट जोन में। क्या आप हमारे रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड, तो यहाँ जो हमारा जो आपका बताया गया कि जो लैटिट्यूड है आपका, जो अक्षांश रेखाएं हैं, और आपका क्या है, जो देशांतर रेखाएं हैं, ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमको दिखाती हैं कि हम धरती के किस हिस्से में कहाँ हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो उसी चीज को बताया गया है। तो यहाँ पर आपको, आप कहाँ बैठे हो, वाइल, ये देखोगे नज़ारा मेल्टिंग करते हुए, वाइल सिटिंग, बैठ करके इन कंफर्ट जोन, आराम क्षेत्र में, आप हवर माने अपने रेस्पेक्टिव, बहुत ही सम्मानित। तो लैटिट्यूड जो आपकी है एंड लैंगिट्यूड जो आपकी है,
तो जो आपका यहाँ स्पष्ट रूप से आपका बताया गया जो अक्षांश रेखा है, तो आपका जो लैटिट्यूड है वो क्या है, अक्षांश रेखा है, लैंगिट्यूड क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि हम धरती के किस हिस्से में हैं। तो वहाँ बैठ कर के आराम से आप देखोगे कि अंटार्कटिका का जो स्नो है, जो कैप है, वो मेल्टिंग कर रहा है, बड़े ही ब्लेज हो जाओगे। तो इस वजह से बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है अंटार्कटिका कि आप पिघलते हुए देख रहे हो, बट बड़ा महत्वपूर्ण बात है किसी चीज को देखना और किसी चीज को सुनना, जमीन आसमान का अंतर होता है। आप लोगों से सुनते आए हो कि अंटार्कटिका में ऐसे ऐसे है, ऐसी बड़ी शांति, बड़ी पीस है, वहाँ पोल्यूशन नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, सारी चीज सुनते आए, लेकिन जब जाके देखोगे तो कहीं आपको ज्यादा बेहतर नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ उसी चीज के बारे में कहा गया, बट व्हेन यू कैन विजुअली सी, लेकिन अब विजुअली एक दृश्य रूप जो आप जाके अगर देखोगे, आपको देखी कि ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग कर रहा है। ये जो ग्लेशियर्स आपका है, ये क्या हो रहा है, रिट्रीटिंग कर रहा है। ये बर्फ का जो हिमखंड है वो रिट्रीटिंग माने घट रहा है, माइनस जा रहा। क्यों भाई, बर्फ पिघलता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। एंड आइस सेल्स, और जो बर्फ की जो सेल्स है, जो खंड है, जो पार्ट है, वो कोलैप्सिंग हो रहे हैं, वो ढह रहे हैं, बिल्कुल एक तरीके से कहा जाता है क्रम्बलिंग कर रहे हैं। तो ढह रहे हैं एक तरह से, पूरी तरीके से आप कहा जाएगा। तो यहाँ उसी चीज को समझाया जा रहा है कि when you can visually see, जब देखोगे ग्लेशियर जो बर्फ का खंड है ये रिट्रीटिंग कर रहा है, ये घट रहा है, और जो आइस सेल्फ, जो आइस शीट है, जो चादर है, वो अब कोलैप्सिंग कर रहा है, एक तरीके से ढह रहा है। क्यों ढह रहा है भाई, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर रिट्रीटिंग कर रहा है, घट रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही क्या हो रहा है, वहां पे कोलैप्सिंग हो रही है। जो आपका जो आइस बताया गया है, जो आपका हिम खंड है, वो कोलैप्सिंग हो रहा है, क्रम्बलिंग हो रहा है, ढह रहा है। यू बिगिन टू रियलाइज, आप शुरू कर दो रियलाइज करना, महसूस करना, दैट थ्रेट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल। और थ्रेट यानी एक तरीके से ये थ्रेट है, ये धमकी है, एक तरह से एक डर है कि ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, ये वास्तविक रूप है, वो झूठा नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज रियल, बिल्कुल फैक्ट है। लास्ट पैराग्राफ आप देखोगे यहाँ पे, अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम। अंटार्कटिका में क्या है, बिकॉज ऑफ हर उसका सिंपल इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल है। और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी वहां पे आपको मिलेगी। तो लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है, जो बायो जीव की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो भी बहुत कम है। एक बताया कि ह्यूमन पॉपुलेशन वहां नहीं है। तो यहाँ पे जो इकोलॉजी जो वहाँ की है, जो बताया गया आपको, इकोसिस्टम जो बताया गया, इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र, और जो कहा जाए कि ये आप हैविंग मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है वहाँ पर, वो बहुत कम है। जो फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, जो आपकी बताया गया यहाँ पे डाइवर्सिटी है, वो बहुत कम है। तो उसी को कहा गया लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता में लैक है, वांट है, कमी है। इज परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिपरक्यूशन। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि भले ही वहाँ पर आपका सिंपल इकोसिस्टम है, भले ही वहाँ पर जैव विविधता जो है कि कम है, लेकिन ये परफेक्ट प्लेस है अंटार्कटिका टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए हाउ कैसे लिटिल चेंजेस, कैसे लिटिल चेंजेस, थोड़े थोड़े चेंजेस, परिवर्तन इन द एनवायरमेंट, वातावरण में, कैन हैव बिग रिपरक्यूशन, उत्पन्न कर सकते हैं। बिग रिपरक्यूशन का मतलब कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट। तो कैसे छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े रिजल्ट लाते हैं, ये आपको समझना है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, और आपको और क्या समझना है, टेक उदाहरण ले लीजिए आप। एक बात ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो लाइन में बताया कि छोटी छोटी चीजें, लिटिल चेंजेस क्या करते हैं, बड़े रिपरक्यूशंस लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं।
तो टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, बहुत ही महत्वपूर्ण यह पार्ट है यहाँ पे हिस्सा। टेक एग्जाम्पल ले लीजिए माइक्रोस्कोपिक। ये माइक्रोस्कोपिक क्या है? वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी चीज, माइक्रोस्कोपिक। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? फाइटोप्लैंक्टन एक काइंड ऑफ ग्रास है, समुद्री ग्रास है। इसका एग्जाम्पल दिया गया कि आप उदाहरण के रूप में छोटी, जो ऐसे देखने से नहीं मिल, आप वैसे नहीं देख सकते। किसको? ये फाइटोप्लैंक्टन को। इसलिए माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही सूक्ष्म, छोटा होता है, एक समुद्री ग्रास है। तो फाइटोप्लैंक्टन दोज ग्रासेस ऑफ द सी, ये समुद्र का वो ग्रासेस है, वो घास है दैट नरिश करता है, जो पोषित करता है, एंड सस्टेन, जो जिंदा रखता है द इंटायर माने संपूर्ण साउथर्न ओशन फूड चेन को। तो संपूर्ण दक्षिणी जो सागर है उसके जो फूड चेन को जिंदा रखता है, जो भोजन की श्रृंखला है। यानी ये फाइटोप्लैंक्टन एक ऐसा ग्रास है जो समुद्र के नीचे तमाम जीव जंतु उसको खा करके जिंदा रहते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये ग्रास फाइटोप्लैंक्टन, और कितना बड़ा बड़ा काम करता है, कितना हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण है फाइटोप्लैंक्टन, ये समझाने की कोशिश किया थी सनी दोषी ने यहाँ पे। तो टेक ले लीजिए द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन ग्रास को ले लीजिए आप। ये दो ग्रासेस वो घास हैं ऑफ द सी की दैट नरिश, जो पोषित करती हैं, सस्टेन, जिंदा रखती हैं द एंटायर माने संपूर्ण साउथर्न ओशन, जो दक्षिणी आपका जो सागर फूड चेन है, जो फूड श्रृंखला है उसको जिंदा रखती है फाइटोप्लैंक्टन। यानी फाइटोप्लैंक्टन पे तमाम समुद्री जीव जिंदा है। दीज सिंगल सेल प्लांट, ये एक कोष की पौधा होता है। दीज माने ये, सिंगल माने एक, सेल्ड माने कोष की, प्लांट्स माने पौधा है फाइटोप्लैंक्टन। यूज द सन एनर्जी, इसका काम क्या है? ये सन एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, सन एनर्जी को लेता है, टू एस्युमुलेट करता है एनर्जी टू एस्युमुलेट कार्बन, यानी सन एनर्जी के माध्यम से कार्बन को एस्युमुलेट करता है। ये क्या करता है? पचाता है, खींचता है। कुछ ऐसे कार्बन है जो हमारे लिए बहुत ही दूषित है, हमारे लिए बहुत हानिकारक है, उनको ये पचा लेता है, खींच लेता है। किसके माध्यम से? सन एनर्जी के माध्यम से। तो फाइटोप्लैंक्टन क्या करता है? सन एनर्जी के माध्यम से तमाम ऐसे कार्बन हैं, उनको कार्बन को एब्सॉर्ब कर लेता है और हमारे लिए जिंदगी उपलब्ध कराता है। तो वही ये ग्रास है। तो एसिमिलेट कर लेता है, एक तरह से पचा लेता है कार्बन को, एंड सिंथेसाइज, और संश्लेषित करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को संश्लेषित करता है। इन दैट वंडर्स, ये मामूली काम नहीं है कि सन एनर्जी के माध्यम से ये क्या करता है? कार्बन को अवशोषित करता है और सिंथेसाइज करता है कार्बन कंपाउंड्स को। इन दैट वंडर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। तो सन एनर्जी के माध्यम से कार्बन को अवशोषित करना, सिंथेसाइज कार्बन कंपाउंड्स को करना, ये जो कार्य है, ये कार्य बताया गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कॉल्ड फोटोसाइंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है फाइटोप्लैंक्टन से होता है। तो फाइटोप्लैंक्टन जिंदा रहे, ये भविष्य के लिए बहुत ही शुभकारी है, क्योंकि तमाम अनावश्यक कार्बन को अवशोषित कर लेता है। और यही प्रक्रिया जो सन एनर्जी के माध्यम से होती है, यही फोटोसाइंथेसिस कहा जाता है। साइंटिस्ट वार्न कर चुके हैं, हमारे वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं दैट कि फर्दर डिप्लेशन, अगर आगे, फर्दर माने आगे, डिप्लेशन माने जरा सा कहा गया कि डिप्लेशन अगर हुआ, ह्रास हुआ, नुकसान हुआ, डिप्लेशन का मतलब ह्रास अगर आया, वीकनेस अगर आया, वीकेनिंग इस ग्रास के अंदर, तो साइंटिस्ट वार्न दैट ए फर्दर माने आगे का डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर में अगर आया, तो जरा सा कमजोरी इन ओजोन लेयर में आया तो विल अफेक्ट, तो ये प्रभावित कर देगा द एक्टिविटी, उन प्रक्रियाओं को जो फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन की जो क्रिया करने की शक्ति है वो कमजोर न पड़ जाए। क्यों कमजोर पड़ेगी? अगर हमारा ओजोन परत कमजोर होगा तो फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित होगा।
तो वही समझाने की कोशिश किया जा रहा है दैट ए फर्दर डिप्लेशन, अगर आगे ह्रास हुआ इन ओजोन लेयर में, ओजोन जो परत है जो तमाम अनावश्यक किरणों से हमको बचाती है, विल अफेक्ट, प्रभावित करेगा द एक्टिविटी, जो प्रतिक्रियाएं हैं ऑफ फाइटोप्लैंक्टन की, तो फाइटोप्लैंक्टन की क्रिया को प्रभावित करेगा। इसलिए हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारा ओजोन परत कमजोर हो। अगर ओजोन परत कमजोर होगा तो फाइटोप्लैंक्टन जो हमें बचा रहा है तमाम कार्बन से, वो कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे शरीर को चलाने के लिए हार्ट के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना ब्लड होना चाहिए ताकि आपके शरीर को चला सके, तो फाइटोप्लैंक्टन के अंदर भी इतनी ऊर्जा होनी चाहिए ताकि हमारे इस प्लैनेट को, इस अर्थ सिस्टम को चला सके, यानी जो सी लेवल का सिस्टम है उसको चला सके। समझना होगा हमें। विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल द मैरीन एनिमल, अगर हमारा फाइटोप्लैंक्टन कमजोर हुआ तो विच इन टर्न, इसके बदले में विल अफेक्ट माने प्रभावित करेगा द लाइफ माने जीवन ऑफ ऑल द मैरीन एनिमल्स का। तो जितने भी मैरीन एनिमल्स हैं, जितने भी बताया गया कि आपका स्तनधारी एक तरीके से जो एनिमल्स हैं वो प्रभावित होंगे, उनका जीवन प्रभावित होगा, उनका जीवन खत्म हो जाएगा। एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन, और उस क्षेत्र के जो बर्ड्स हैं वो भी प्रभावित होंगे, उनका भी जीवन नष्ट होगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है, जो ग्लोबल की एक चक्र है संतुलित चलने का, वो चक्र का सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हमें सावधान रहना है। इन द पैरेबल, और इस संक्षिप्त कहानी में फाइटोप्लैंक्टन की, पैरेबल लिख कीजिए ब्रीफ स्टोरी, तो इन द पैरेबल, तो इस ब्रीफ स्टोरी होता है बट दैट इज द मोरल स्टोरी को कहा जाता है पैरेबल, ये ध्यान रखिएगा। तो इन पैरेबल, ये संक्षिप्त बट मोरल स्टोरी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन की जो कहानी है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। देयर इज ए ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, और कहा गया कि बहुत बड़ा मेटाफर है, बहुत बड़ा उपमा है फॉर एग्जिस्टेंट माने अस्तित्व के लिए, हमारे जीवन के लिए। तो हमें फाइटोप्लैंक्टन को बचाना है, हमें अपने जीवन को बचाना है, हमें इन तमाम अनावश्यक कार्यों को नहीं करना है जिससे हमारा प्लैनेट हमारा साथ न दे सके। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, हमें इसमें छोटी छोटी चीजों का टेक केयर करना है, सावधानी से हमें प्रयोग करना है। तो टेक केयर, सावधान रहना है। अब स्मॉल थिंग्स को समझा रही हैं कि टेक केयर, सावधानी बढ़ती है स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजों का। एंड बिग थिंग्स, और बड़ी बड़ी चीजें विल फॉल इनटू प्लेस, अपने स्थान पर स्वयं आ जाएंगी। मतलब छोटी छोटी गलतियां को हम सुधारें, बड़ी गलतियां अपने आप सही हो जाएंगी, ये सत्य भी है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट खत्म होता है, और मैं आपसे होप करता हूँ कि ये सेकेंड जो हो हमारा ये पार्ट रहा है द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का, उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और ह्यूमन इम्पैक्ट का हमारे प्लैनेट पे क्या असर पड़ा है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो थैंक यू। नाउ नेक्स्ट डे आई विल मीट यू। ओके।